चैप्टर 8 पर हम थे, जैव यांत्रिकी एंड खेल, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर हमारी नेट फोर्स जीरो है, उसका क्या एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स में, हम ये टॉपिक कर रहे थे। सबसे पहले मैंने बताया जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगी उतने हम स्थिर होंगे। जैसे रेसलर्स झुककर लड़ते हैं तो उतने ही वो स्थिर होंगे। दूसरा, बेस ऑफ सपोर्ट, जितने हमारा बेस ऑफ सपोर्ट चौड़ा होगा, वाइड होगा, उतने हम स्थिर ज़्यादा रहेंगे। अगर बेस ऑफ सपोर्ट पतला सा है, रस्सी पे चल रहे हो, तो बैलेंस कम होगा। तीसरा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, जब तक सेंटर ऑफ मास, देखो ये पेन गिरेगा नहीं क्योंकि सेंटर ऑफ मास इधर है। जैसे सेंटर ऑफ मास उधर जाएगा गिर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो अफेक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, मतलब घर्षण और खेल। खेलों में घर्षण जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिट फोर्स। आप चलते हो घर्षण की वजह से, घर्षण नहीं होगा तो भाई साहब पूरा स्लिपरी होगा, फिसल जाओगे। बॉल में घर्षण, तभी वो बाउंस होकर ऊपर आती है। हर चीज़ में घर्षण है। लेकिन अगर ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा खेलों में, तो क्या होगा? चोट लग जाएगी। तभी आपके बैडमिंटन शूज़, टेबल टेनिस शूज़, लॉन टेनिस शूज़ में फ्रिक्शन कम होता है, स्लिपरी टाइप होते हैं, थोड़े पीटी शूज़ टाइप होते हैं। तो इनका स्पोर्ट्स में उपयोग बहुत ज़रूरी है। इनके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके टाइप्स हैं स्लाइडिंग, रोलिंग, आप पढ़ना उसको, ये आप इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा होमवर्क है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कोई भी किसी भी मटेरियल को एयर में लॉन्च करना, दैट इज प्रोजेक्टाइल। नीरज चोपड़ा जब बाल फेंकता है, दैट इज प्रोजेक्टाइल। और ट्रेजेक्ट्री क्या है? जो एंगल वो फॉलो करता है, दिखाते ना कई बार कि ये डॉट 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 डॉट, दैट इज ट्रेजेक्ट्री, जो एंगल उसने फॉलो किया। प्रोजेक्टाइल, ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस में कोई भी मटेरियल लॉन्च होना, दैट इज प्रक्षेप है, प्रोजेक्टाइल। वेरी गुड, चैप्टर 8 कंप्लीट। चैप्टर 9 पर हम आ गए, पर्सनैलिटी, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मनोविज्ञान एवं खेल। अब ये साइकोलॉजी क्या है? साइको प्लस लॉजी। लॉजी इज द स्टडी ऑफ, लॉजी इज द स्टडी एंड साइको इज द बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। हिंदी में बोले तो व्यवहार के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल के दौरान खिलाड़ी का व्यवहार साइकोलॉजी है। ओके, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक पर्सोना वर्ड से आया है। कौन सा? लैटिन है, ग्रीक है, आप देखना। पर्सोना वर्ड जो मास्क, मुखौटा से निकला है। तो आपके सिलेबस में जंग क्लासिफिकेशन और बिग 5 थ्योरी है। जंग क्लासिफिकेशन 3, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, और एम्बीवर्ट उभयमुखी। इंट्रोवर्ट जो अपने में रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं। एक्सट्रोवर्ट चीयर लीडर्स टाइप, इधर घूमना उधर फिल्मों का शौकीन रखना। लेकिन आजकल कोई भी व्यक्ति ना इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट है, वो एम्बीवर्ट है, उभयमुखी है। इन दोनों का मिश्रण, इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। नेक्स्ट इज बिग 5 थ्योरी। बिग 5 थ्योरी कौन से भाई? पहला, ओपननेस, खुलापन, नए नए आइडियाज़ के लिए भी जगह होना, क्लोज नहीं ना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ओपननेस। किसी के विचार ओपननेस है तो हम उसको ओपननेस थ्योरी बोलेंगे। नेक्स्ट, कंसेंटियसनेस, मतलब कर्तव्यनिष्ठ, जो मेरा कर्तव्य है मैं वो कार्य करूँगा, कंसेंटियसनेस। तीसरा, एग्रीएबल, सहमति, हर चीज़ में सहमति, ठीक है ऐसा कर लो, हाँ ये भी ठीक है, ऐसा कर लो, वो भी ठीक है। चौथा, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, फिल्मों में, चीयर लीडर्स की तरह। और पांचवा, लास्ट, न्यूरोटिसिज्म, मनोविषुवता, मतलब मन के अकॉर्डिंग चलना, क्रोध आना, चिड़चिड़ापन होना, जेलस होना, दैट इज मनोविषुवता। ये 5 थ्योरी थी, ओपननेस, कंसेंटियसनेस, एग्रीएबल, एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म्स, मतलब कर्तव्यनिष्ठ, खुलापन, कर्तव्यनिष्ठ, सहमति, बहिर्मुखी और मनोविषुवता। नेक्स्ट, मीनिंग, कंसेप्ट, टाइप ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। एग्रेशन क्या होता है? किसी को चोट पहुंचाना, इंसल्ट करना अपने व्यवहार के द्वारा, एग्रेशन।
तीन प्रकार का है। आजकल इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं खेलों में। तीन प्रकार का एग्रेशन होता है, होस्टाइल स्तुतापूर्ण, इंस्ट्रूमेंटल वैधपूर्ण, और तीसरा असर्टिव मुखर। होस्टाइल क्या होता है? कोई मतलब नहीं है जीतने और हारने से, दूसरे को चोट पहुंचानी है। फुटबॉल आई, दो खिलाड़ियों के बीच में है, फुटबॉल पे नजर कम, दूसरे का जबड़ा तोड़ दिया, दैट इज होस्टाइल स्तुतापूर्ण। माइक टायसन ने कान खा लिया था, वो कौन सा था आई डोंट नो, लेकिन मतलब दूसरे को चोट पहुंचाना। माइक टायसन इज द वर्ल्ड चैंपियन, ग्रेट प्लेयर, आई रिगार्ड हिम वेरी मच। बट होस्टाइल इज स्तुतापूर्ण, किसी को चोट पहुंचाना जानबूझकर। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल, यहां भी मैं माइक टायसन का एग्जांपल दूंगा। माइक टायसन बहुत दूसरे को नॉकआउट करता था, बहुत लोगों को नॉकआउट किया उसने। मीन्स रूल्स के अंतर्गत रहकर एग्रेसिव होना। फॉर एग्जांपल फुटबॉल बीच में आई तो जंप किया, दूसरा प्लेयर गिर सकता है कंधा लगने से, लेकिन उसका लक्ष्य था बॉल को कंट्रोल में करना। बॉक्सर ने दूसरे प्लेयर को, जैसे माइक टायसन ने नॉकआउट कर दिया, उसका लक्ष्य था जीतना। तो जब हमारा लक्ष्य जीतना होता है, दूसरे को चोट पहुंचाना नहीं होता है, और उसमें हम अग्रेसिव खेलते हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल। तीसरा इज असर्टिव मुखर, मुख से स्लेजिंग समझते हो ना, मार गाली गाली देना। क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्या क्या चल रहा है वहाँ पर, गालियाँ चल रही है, या फिर टेनिस मैच में कोई किसी को कुछ कह रहा है ताकि इसको गुस्सा आए, ये विकेट आउट हो जाए या पॉइंट्स दे दे, मारना, हिट करके दिखाना, लाइक दिस स्लेजिंग मुंह से। तो ये हो गए भाई आपके एग्रेशन। लास्ट है आपका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन स्पोर्ट्स। कौन कौन से? और आपके सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजनरी, माइंड से इमेजिन करना रियल सिचुएशन को। जैसे आपने क्रिकेटर आता है ना, तो कई बार ऐसे ऐसे बैट को करता है, मीन्स इमेजिन करता है। सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना, मोटिवेट रहना। गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारित करना, ये सब हमारे साइकोलॉजिकल हमें हेल्प करते हैं। लक्ष्य निर्धारित होगा भाई, मुझे ये हासिल करना है। जैसे तुमने हासिल करना है ना 100 मार्क्स फिजिकल एजुकेशन में, अगर आपका गोल सेट है, कई गोल सेट होगा, ओहो भाई साहब मिल गई सही वीडियो और अब आ जाएंगे, पास तो हो जाएंगे, तो ये कंसेप्ट तो सारे टच कर ही लिए, अब पढ़ लेंगे। तो ये गोल सेटिंग डिसाइड करता है हमारा हम कहाँ पहुँचेंगे। सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना, नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है। मन करेगा चल मूवी देख ले, गाना, नहीं भाई मेरे को पढ़ना है। तो दैट इज सेल्फ टॉक। वेरी गुड, चैप्टर 9 कंप्लीट। चैप्टर 10 का हम क्विक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका ट्रेनिंग के अंदर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है। ट्रेनिंग साइकिल्स, ट्रेनिंग साइकिल्स 3 है, माइक्रो, मेसो, मैक्रो। वही बात, मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पे 1 साल के लिए जो आप अपना ट्रेनिंग साइकिल बनाते हो। बोर्ड एग्जाम में बनाया ना, मैं इस साल क्या क्या करूँगा, दैट इज। दूसरा आपका मेसो, मेसो होता है 30 से 40 दिन का जो हम शेड्यूल बनाते हैं, 30 से 40 दिन, जैसे तुमने जनवरी फरवरी में स्टार्ट कर दिया। और तीसरा है माइक्रो, माइक्रो होता है जो हम 7 से 10 दिन का कोई शेड्यूल बनाते हैं, दैट इज माइक्रो। ऊपर है आपका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में भाई 4 चीज़ें याद कर लेना, टैलेंट डिडक्शन, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट, टैलेंट सिलेक्शन। पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है, मेरी वीडियो दोबारा बना लेना, दोबारा देख लेना, ये क्वेश्चन आने वाला है। टैलेंट डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट, सिलेक्शन, इनका प्रोसीजर भी पूछा सकता है। सबसे पहले कौन सा आता है, पक्का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन लिखने वाले कुछ, पहले टैलेंट डिटेक्शन करना, डिटेक्ट करना, फिर आइडेंटिफाई करना, फिर उसमें बढ़ोतरी देना, और फिर टैलेंट सिलेक्शन करना, ये 4 पार्ट। नेक्स्ट इज टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड। स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड की डेफिनेशंस मैंने बता दी थी दूसरी वीडियो में, फिर भी बता देता हूँ। स्ट्रेंथ मांसपेशियों का वेबल जो प्रतिरोध के विरुद्ध लगाया जाता है, मतलब द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम ए रेजिस्टेंस। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2, स्टैटिक और डायनेमिक। हिंदी में बोले तो स्थिर और गतिमान। स्थिर मांसपेशियों का वह बल जो प्रतिरोध के विरुद्ध लगाया जाता है जब हमारा शरीर स्थिर अवस्था में हो। और डायनेमिक, मांसपेशियों का वह बल, वही डेफिनेशन आ जाएगी, मांसपेशियों का वह बल जो प्रतिरोध के विरुद्ध लगाया जाता है जब हमारी अवस्था गतिमान हो। और इसके 2 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट है, स्ट्रेंथ के 2 पार्ट है, सॉरी डायनेमिक स्ट्रेंथ 3 पार्ट है डायनेमिक स्ट्रेंथ के। पहला
मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ऐड कर दो वही डेफिनेशन, मांसपेशियों का वह बल जो प्रतिरोध के विरुद्ध एक साथ पूरी ताकत से लगाया जाता है। जैसे वेट लिफ्टिंग, एक साथ जितनी भी ताकत है वेट लिफ्टिंग उठा देते, डेड लिफ्ट्स करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको। द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम ए रेजिस्टेंस विद फुल एफर्ट। दूसरा है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, इसको याद करना तो एक ही टिप याद रखो, स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई स्पीड, शक्ति के साथ गति, जैसे लॉन्ग जंप। और तीसरा है स्ट्रेंथ एंडुरेंस, शक्ति और गति, शक्ति और सहन क्षमता को जोड़ दो। द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम ए रेजिस्टेंस विदाउट फटीग फॉर लॉन्गर टाइम, मतलब मांसपेशियों का वह बल जो प्रतिरोध के विरुद्ध लगाया जाता है लंबे समय के लिए बिना थके। तो ये टाइप्स हो गए भाई, स्टैटिक डायनेमिक था स्ट्रेंथ का टाइप, डायनेमिक के 3, मैक्सिमम, एक्सप्लोजिव और स्ट्रेंथ एंडुरेंस। अब कौन कौन से चीज़ों से स्ट्रेंथ जो होती है वो डेवलप होती है, तो भाई इसमें है 3। स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए 3, आइसोमेट्रिक, वाह एक तो सूखा कपड़ा था, ओके सॉरी फॉर दिस, हमें बहुत क्विक करना है। तो स्ट्रेंथ को डेवलप, शक्ति को डेवलप करने के लिए क्या क्या, पहला भाई हिंदी में भी इसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और भाई आइसोकाइनेटिक। आइसो को समझ लो भाई सेम, सेम यहाँ भी सेम, इसको आइसो को मतलब सेम, यहाँ से सोल हो जाएगा ये। मैट्रिक मतलब लेंथ, लंबाई, टोनिक मतलब पेस, लय, काइनेटिक मतलब मोशन, गति। इन तीन चीजों से हम शक्ति बढ़ा सकते हैं। आइसोमेट्रिक मतलब सेम लेंथ, जिस व्यायाम में हमारी मांसपेशियों की लेंथ जो है वो बढ़ती घटती नहीं है, दीवार को पुश करना, मसल सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन गति बराबर है हमारी, सॉरी लेंथ इक्वल है, ये हो गया आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोटोनिक जो तुम डंबल लगाते हो ना, जिसमें लेंथ घटती और बढ़ती है, डंबल लगाना, दैट इज आइसोटोनिक। तीसरा आइसोकाइनेटिक, भाई ये 1968 में बनी थी, जे पेरिन ने दिया था, जे पेरिन। आमतौर पे मशीन पे होता है, जैसे साइपेक्स मशीन, इन पे होता है। ये क्या होता है, शुरू से लेके आखिर तक एक ही गति से व्यायाम करना, लेंथ तो घटती बढ़ती है पर एक ही गति से। अब मैं डंबल लगाऊंगा तो यहाँ गति अलग है, यहाँ अलग आ जाएगी, इसीलिए मशीनों पे होती है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो थोड़ा सा रोइंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक एक ही गति का रहना। ये 3 है भाई स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। इसमें मसल लेंथ एक जैसी रहती है, इसमें घटती बढ़ती है, घटती बढ़ती इसमें भी है। इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें शुरू से लेकर आखिर तक एक ही गति से घटती बढ़ती है, इसमें पेस चेंज हो सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो। एंडुरेंस के प्रकार और कौन कौन से मेथड्स, एंडुरेंस के टाइप्स आप पढ़ोगे ना तो भाई 2 चीज़ों पे हैं इसके। पहला है जो भी आप क्रिया करते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी, और अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, अवधि के अनुसार। अवधि के अनुसार क्या है, पहला स्पीड एंडुरेंस 45 सेकंड तक, दूसरा शॉर्ट टर्म एंडुरेंस 45 सेकंड से 2 मिनट का कार्य है, तीसरा मिडिल टर्म एंडुरेंस 2 मिनट से लेके 11 मिनट, याद कर लो, और चौथा है लॉन्ग टर्म एंडुरेंस 11 मिनट से ज़्यादा। ये तो हो गया ड्यूरेशन के आधार पे। और अब आ गया प्रकृति, नेचर के अकॉर्डिंग बेसिक एंडुरेंस, अपनी लाइफ के बेसिक चीज़ें, मूलभूत चीज़ें का सहन क्षमता, खाना पीना उठना बैठना। दूसरा जनरल एंडुरेंस, जनरल मीन्स थोड़ा दौड़ना भागना, एक्टिविटीज़ करना। और तीसरा स्पेसिफिक एंडुरेंस, मतलब विराट कोहली पूरे दिन बैटिंग कर सकता है, विशिष्ट सहन क्षमता है उसकी। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो 12 से 14 घंटे पढ़ सकते हो बैठकर, विशिष्ट मतलब किसी में कोई विशेष गुण होना, विशेष सहन क्षमता का गुण होना।
कौन कौन से तरीके हैं इसको डेवलप करने का? पहला कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, निरंतर प्रशिक्षण विधि। क्या होता है इसमें? कम से कम आधे घंटे का व्यायाम, लगातार 140 से 180 की पल्स रहना, मतलब भाई बिना रुके व्यायाम करना। दूसरा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, बिकला ने दिया था। इसमें क्या है? रेस्ट एक्सरसाइज, रेस्ट एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम आराम, व्यायाम आराम। ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है। 140 से 180 तक की पल्स ली गई ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फिर रेस्ट में 120 तक आई, फिर व्यायाम किया लाइक दिस। मतलब 800 मीटर दौड़े, फिर रेस्ट, फिर 800 मीटर दौड़े। इससे भी एंडोरेंस बढ़ता है। तीसरा फार्टलेक। फार्टलेक किसने दिया था? गोस्टा होल्मर 1937। फार्टलेक ट्रेनिंग जो है ये स्वीडिश वर्ड है जिसको बोलते हैं स्पीड प्ले, गति के साथ खेलना। मतलब कॉन्टिन्यूअस की तरह है, लेकिन हम इसमें गति भी बदलेंगे और सरफेस भी बदलेंगे। कैसे? शुरू में हमने आराम से, फिर हमने बहुत तेज दौड़े, फिर हमने थोड़ा सा स्पीड कम कर दिया, फिर आराम से, फिर तेज, फिर आराम, फिर मिडल, फिर तेज। ऐसे गति को बदलना, साथ में सरफेस को बदलना। कैसे? दौड़ना स्टार्ट किया पार्क में, पार्क से पहुंच गए सड़क पर, सड़क से पहुंच गए सिंथेटिक ट्रैक पर, सिंथेटिक ट्रैक से पहुंच गए फ्लाईओवर्स पर, फ्लाईओवर से निकल गए फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में, माउंटेन से आगे फील्ड में, फील्ड से ऐसे मतलब सरफेस भी चेंज करना, गति भी चेंज करना। एंडोरेंस हो गया भाई। आगे बढ़े। स्पीड, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू डू मोर वर्क इन मिनिमम टाइम, मांसपेशियों का वह बल जिसमें हम ज़्यादा कार्य कम समय में करते हैं। टाइप्स, पहला प्रतिक्रिया, रिएक्शन एबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्स ओवर स्टिमुलस। मैं बोलूँ क्लैप पे हाथ उठाना है तो जो जल्दी उठाएगा, रिस्पॉन्स करना किसी भी स्टिमुलस पर। सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो प्रकार का होता है। सिंपल तो मैं पहले से पता है कि कब स्टिमुलस आएगा, जैसे मैं बोलूँ ऑन योर मार्क सेट और फायर होता है 100 मीटर में, तुम्हें पता है कब फायर आने वाला है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स तुम्हें ये नहीं पता कब फायर आने वाला है। मैं बोला मैं तुम्हारी आंख बंद करा दूं और बोलूँ कि जब मैं क्लैप करूँगा हाथ उठाना, तो तुम सोचोगे अब आएगी क्लैप, दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रतिक्रिया एबिलिटी। नेक्स्ट इज तवरन एबिलिटी। तवरन एबिलिटी मतलब पिकअप जिसको बोलते हो आप, भाई गाड़ी का पिकअप बहुत तेज है, मतलब अपनी फुल स्पीड में, स्थिर अवस्था से अपनी फुल स्पीड में जल्दी आना। मूवमेंट स्पीड, एक मूवमेंट में गति 100 मीटर, कितनी इस 100 मीटर में कितना आपने समय लिया। नेक्स्ट इज लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर क्या होता है भाई? अपने हाईएस्ट पेस को बनाए रखना। मतलब मान लीजिए गाड़ी की हाईएस्ट मतलब अच्छी पेस 80 है, उस 80 को कितनी देर तक बना पाए हो। ऐसे ही व्यक्ति वो पूरी तेज से दौड़ रहा है लेकिन कितनी देर अपनी उच्च गति को बना पाया है, दैट इज लोकोमोटर एबिलिटी। नेक्स्ट इज स्पीड एंडोरेंस, मतलब बगैर थके लंब और फास्ट काम करना, जैसे कुश्ती में। स्ट्रेंथ एंडोरेंस होता है कुश्ती में, लेकिन स्पीड एंडोरेंस आपका जैसे 200 मीटर 800 मीटर रेस, स्पीड भी एंडोरेंस भी, 400 मीटर रेस। चलिए, स्पीड को बढ़ाने के तरीके दो हैं, तवरन रेस और पेस दौड़। पेस दौड़ और तवरन दौड़, एसेलरेशन स्पीड और पेस रन। पेस एसेलरेशन वही पिकअप 30 से 40 मीटर की स्पीड लगाना, स्थिर अवस्था से अपनी उच्च गति को प्राप्त करना। और पेस दौड़, पेस रन में क्या? अपनी उच्च गति को बनाए रखना। ये दो एक्सरसाइज करने से स्पीड बढ़ती है। नेक्स्ट इज लचक। लचक तुम्हें पता था, ROM अराउंड ए जॉइंट, जोड़ों के इर्द गिर्द गति के विस्तार को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। दो प्रकार की होती है, पैसिव और एक्टिव, मतलब सक्रिय और अक्रिय। पैसिव दूसरे के द्वारा हेल्प से, पैसिव दूसरा मेरे को मदद कर रहा है पैसिव, और एक्टिव मैं खुद कर रहा हूँ अपने आप। मतलब एक्टिव स्मोकिंग, खुद स्मोकिंग पीना, पैसिव स्मोकिंग दूसरा स्मोक कर रहा है उसके द्वारा हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके फ्लेक्सिबिलिटी के प्रकार। इसके बाद किन किन चीज़ों से फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? पहला भाई बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड आए तो एक ही चीज़ याद रखो, स्विंग। स्विंग करके लचक को बढ़ाना। दूसरा स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड,
स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे? स्ट्रेच करना, होल्ड करना, स्ट्रेच जहां पर आपको लगे मुश्किल तो होल्ड करना। नेक्स्ट इज डायनेमिक स्ट्रेचिंग। डायनेमिक में भी वही स्विंग के साथ, लेकिन बैलिस्टिक में और डायनेमिक में अंतर क्या है? गतिमान और बैलिस्टिक में अंतर क्या है? बैलिस्टिक अनकंट्रोल्ड होती है और डायनेमिक कंट्रोल्ड। लास्ट है प्रोप्रिसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक, पीएनएफ टेक्निक। पीएनएफ टेक्निक क्या है भाई? ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड जैसी है, होल्ड वाली जैसी है, लेकिन इसमें क्या है? स्टैटिक स्ट्रेचिंग में आप भी उधर ही अपने अंग को लेकर जा रहे हो जिधर आपका पार्टनर लेके जा रहा है, लेकिन पीएनएफ में क्या है? आप एक साइड अपनी मसल्स को लेके जाते हो, लेकिन दूसरा पार्टनर आपको पकड़ के पीछे खींच रहा है। एक साइड आप ताकत लगा रहे हो, मान लीजिए जैसे मेरा पार्टनर है, ये मेरे को पकड़ रहा है, तो मैं कंधे की ताकत आगे लगाऊंगा और मेरा पार्टनर मेरे को पीछे ले जा रहा है। दैट इज पीएनएफ टेक्निक। कंप्लीट। बढ़िया है, जमे हुए हो। शायद 1.5 घंटे में आपने पूरे 10 चैप्टर कर दिए। लास्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? समन्वय। समन्वय मतलब शरीर की वह क्षमता जिसमें हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तेजी से, कुशलता से स्थापित होते हैं। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज मूवमेंट क्विकली एंड एफिशिएंटली। जैसे रेसलिंग में लेप शॉट, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में बाउंसर आई सेट करके 6 लगाना। इसके टाइप्स क्या है? पहला ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इसको आप अनुस्थापन। अनुस्थापन मतलब, अनुस्थापन योग्यता मतलब क्या? बॉल आगे आई है, पीछे आई है, स्पिन आई है, उसी के अकॉर्डिंग उसको खेलना। नेक्स्ट कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी मतलब संयोजन, दो चीज़ों को जोड़ना। मैं सामने बॉल भी फेंक रहा हूँ और मैं इधर लिख रहा हूँ और इधर बॉल को भी फेंक रहा हूँ, दो चीज़ों को जोड़ना। तीसरा प्रतिक्रिया योग्यता। आपने पढ़ा था ना एक्सेलरेशन में, स्पीड में पढ़ा था, रिएक्शन। स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना, क्लैप पे हाथ उठाना। 2 प्रकार का होता है, सामान्य और जटिल। सामान्य में हमें पता है कब स्टिमुलस आएगा, जटिल में हमें पता नहीं है। नेक्स्ट इज संतुलन योग्यता, बैलेंसिंग। हर अवस्था में चाहे हम दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम बैलेंस्ड हैं, तो बैलेंस एबिलिटी। नेक्स्ट इज रिदम एबिलिटी। रिदम एबिलिटी क्या होती है? लयात्मक। लयात्मक ताल, जैसे डांस, लेजियम, पीटी, ड्रम बीट पे डांस करना, म्यूजिक पे ताल करना। नेक्स्ट इज अनुकूलन। कोई भी स्थिति परिस्थिति बदलती है, परिवर्तन होती है, उसमें जल्दी से जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट इज विभेदन, डिफ्रेंशिएशन मतलब कम व्यय करके। मतलब कहते हैं ना कि विराट कोहली जब चौका लगाता है तो शायद टाइमिंग्स कितनी कम ऊर्जा का व्यय और सटीकता कितनी अच्छी है उसकी कि वो चौका लगता है। एक नॉर्मल बॉलर चौका मार रहा है, लगता है पूरा ही दम लग गया। तो जितने हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतनी टाइमिंग अच्छी होगी, तो मतलब हमारी ऊर्जा का व्यय कम होगा और टाइमिंग सही होगी, सटीकता अधिक होगी। तो वेल डन माय स्टूडेंट्स, वेल डन गाइस, वेल डन एवरीवन। बहुत अच्छे से चैप्टर 10 आपने कंप्लीट किए। मैंने भी प्रयास किया कि ताकि आपको आप तक पहुँचा सकूँ कुछ आइडियाज़, ताकि आपके लिए कुछ सहयोग दे सकूँ। थैंक यू। आई एम योर टीचर डॉक्टर नवीन कुमार फ्रॉम DOE दिल्ली। थैंक यू वेरी मच।